नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, भारतीय बाजारों में खबरों और नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। शुक्रवार और पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद आज भी कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 100 अंकों की गिरावट के साथ 23,500 के पास गिफ्ट निफ्टी। याद रखें ऑल टाइम हाई 26,270 के आसपास है, तो वहां से भारतीय बाजारों में काफी गिरावट दिखी है ऑल टाइम हाई लेवल से, और आज भी करीब 100 अंकों की कमजोरी के साथ भारतीय बाजार शुरू हो सकते हैं। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर भी मिला जुला कारोबार दिखा। चीन और हांगकांग के बाजारों में तो तेजी दिखी है, लेकिन इसके अलावा निक्के की बात करें तो 0.4% की गिरावट के साथ कारोबार। याद रखें इस हफ्ते जापान से इन्फ्लेशन डेटा आता हुआ नजर आएगा, तो जापानीज मार्केट पर उसका इम्पैक्ट दिखेगा। और इसी के साथ कॉस्पी यानी कोरियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पर 2.5% की तेजी दिखी है। तो ऑल इन ऑल काफ़ी मिले जुले संकेत एशियाई बाजारों से आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो ट्रंप की जीत के बाद जो तेजी दिखी थी उसमें फिर से एक बार कमजोरी दिखी। शुक्रवार को हरे निशान में अमेरिकी बाजार बंद होते हुए नजर आए। डाउ जोन्स में करीब 0.5% से ज्यादा की गिरावट दिखी। S&P 500 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद, और नैस्डैक में तो करीब 2% की तेजी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। याद रखें एनवीडिया जो AI कंपनी है उसके नतीजे टेक्नोलॉजी सेक्टर से नतीजे आएंगे और सबकी नज़र एनवीडिया के नतीजों पर रहेगी और उसका इम्पैक्ट भी अमेरिकी बाजारों पर इस हफ्ते दिखाई दे सकता है। इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या कॉमेंट्री निकल कर आती है। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कुछ दिनों पहले फेडरल रिजर्व ने अनाउंस किया था। दिसंबर में फिर एक बार 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है, लेकिन वहां से क्या कमेंट्री और क्या ट्रिगर्स निकल कर आते हैं उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन अमेरिकी बाजार शुक्रवार को और पिछले हफ्ते के लिए लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहां पर भी कमजोरी दिखी। डैक्स 0.3% की गिरावट के साथ बंद हुआ। कैक और फुट्सी की बात करें तो यहां पर भी शुक्रवार को गिरावट दिखी। याद रखें चौथे हफ्ते लगातार पिछले हफ्ते यूरोपियन बाजारों में कमजोरी दिखी और पिछले हफ्ते वो ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। वही सोने चांदी और ब्रेंट क्रूड की बात करें तो याद रखें सोने में $2,800 पर आउंस जो ऑल टाइम हाई लेवल था वहां से काफ़ी गिरावट दिखी है। सोने और चांदी पर थोड़ी सी तेज़ी फिर एक बार दिखी है, लेकिन फिर भी $2,600 पर आउंस के नीचे सोना अभी भी कारोबार कर रहा है। वही चांदी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी 0.5% की तेज़ी, लेकिन $30.6 पर आउंस के आसपास ऑल टाइम हाई लेवल से प्रेशियस मेटल मार्केट में काफ़ी कमजोरी दिखी है। वही क्रूड ऑयल मार्केट की बात करें तो याद रखें कच्चे तेल में पिछले कुछ दिनों से नरमी दिखी है और आज सुबह और शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में वो कंटिन्यू होती हुई नजर आई। ब्रेंट क्रूड $71.04 पर बैरल के आसपास, वही WTI क्रूड भी $67 पर बैरल के आसपास, तो यहाँ पर काफ़ी कमज़ोरी दिखी है। इसी के साथ FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। FIIs ने शुक्रवार को 1850 करोड़ की बिकवाली की, वहीं DIIs पिछले कुछ महीनों से खरीदारी कर रहे हैं, शुक्रवार को भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई। 2500 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार को दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 405 करोड़ की बिकवाली, वही इंडेक्स ऑप्शंस में 13,400 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 730 करोड़ की बिकवाली। वही स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर 500 करोड़ की खरीदारी शुक्रवार को ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन याद रखिए अक्टूबर के महीने में 1,15,000 करोड़ के शेयर बेचने के बाद FIIs ने नवंबर में अब तक करीब 30,000 करोड़ के शेयर बेच दिए हैं। तो पिछले कुछ महीनों से वैल्यूएशन के जो कंसर्न्स है वो अभी भी भारतीय बाजारों में, जिसके चलते FIIs की बिकवाली बरकरार है। लेकिन आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है और FIIs की पोजीशनिंग कैसी है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी गुड मॉर्निंग। बताएं, शुक्रवार को कमजोरी थी, पिछले हफ्ते के लिए देखें तो पिछले पूरे हफ्ते में भी कमजोरी दिखी, आज सुबह भी ग्लोबल बाजारों के संकेत काफी कमजोर है। आपका क्या कहना है, आज के लिए रणनीति क्या बनानी चाहिए?
गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, हफ्ते की नई शुरुआत और टिपिकली मंडे को जो मार्केट डायरेक्शन पकड़ता है उसको कंटिन्यू करता है टिल वेडनेसडे तक, और उसके बाद फिर एक्सपायरी इम्पैक्ट आने लगते हैं। क्योंकि पिछला हफ्ता थोड़ा छोटा भी था, तो इसलिए मार्केट के लिहाज से वो हफ्ता बहुत अच्छा तो नहीं गया, बट कि बहुत खराब भी नहीं गया। अफसोस ये था कि वो 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट करने वाला हफ्ता बन गया, और किसी तरह से हमने 200 दिनों के एवरेज के आसपास ही क्लोज किया है। देखिए, पहले आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी के अंदर अगर आप उसको नेस्डेक से कंपेयर करेंगे तो नेस्डेक के अंदर कल तेज गिरावट हुई, यानी कि उनके पास प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसको पूरी तरह से इग्नोर करेगा मार्केट। हाँ, क्योंकि हम 200 दिनों के एवरेज से जस्ट नीचे बंद हुए हैं, 555 हमारा एवरेज है, 532 पे हम जाके बंद हुए हैं। तो अभी थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। अब तो सर्वाइवल वाला मामला है, अभी रिकवरी का और अभी इन सब चीजों का लेवल्स का नहीं है। अगर हमने 200 दिनों के एवरेज 1 से 2 दिन और नीचे क्लोज किया है तो ये भी मुश्किल हो जाएगा पाना, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी हाई हो जाता है, और उसके बाद कवरिंग करने के लिए आपको मल्टीपल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जो भी एक दो एफर्ट से काम चल जाता। तो फिलहाल तो यही है कि 23,500 आप एक बार इसको बीइंग एनालिस्ट सपोर्ट चेक करें, और 23,300 आप उसको सपोर्ट चेक करें। कोई भी पुल बैक 23,800 24,000 पे आके अभी रुक जाएगा, क्योंकि ना तो अभी इसका फोर्स है, और हम सीरीज के मिड में भी है। 27 तारीख की इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, 28 तारीख की निफ्टी की एक्सपायरी है। तो कहने का मतलब ये मिडिल ऑफ द सेशन है। मिडिल ऑफ सेशन में टिपिकली फर्स्ट हाफ तो काफी बुरा गया। अगर सेकंड हाफ में रिकवरी यानी कि शॉर्ट्स कवरिंग होना शुरू होती है, तब भी ये 24,000 से भी ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि 24,000 पे पहुंचने में भी इसको कम से कम 500 पॉइंट लगेंगे। तो ये अभी तो फिलहाल की रेंज आप यही मान के चलें कि 23,300 23,500 सपोर्ट एरिया, और 24,000 मैक्स अभी आपका ऊपर का रेजिस्टेंस का एरिया है। 23,800 पहला R1 बनेगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए, बैंक निफ्टी का भी डैमेज हुआ है, बट बैंक निफ्टी का जो 200 दिनों का एवरेज है ना, वो 50,000 से नीचे है, वो 49,000 समथिंग है, और अभी हमने 50,000 के ऊपर आके अपने आप को क्लोज किया हुआ है। तो इट्स अ गुड साइन। जब तक ब्रेकिंग करते तब तक कोई दिक्कत नहीं है अभी। हाँ, लेकिन क्योंकि ग्लोबल मार्केट में प्रेशर है, हल्का फुल्का गैप डाउन होगा। ये गैप डाउन होने के बाद गैप फिलिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप डाउन होना बड़ी बात नहीं है, तो हम कई बार देख भी चुके हैं, लेकिन गैप कितनी फास्ट फिल करते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फास्ट फिल किया, लेवल्स को मेंटेन करने की कोशिश की मार्केट की पहले 5 से 7 10 मिनट में, तो फिर काम बनेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगी मार्केट को भी लेवल सस्टेन करने के लिए। आपको क्या करना है? आपको भी कुछ नहीं करना। जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया कि लैब ट्रेड करते रहो, छोटे छोटे ट्रेड, एक एक दो दो लॉट के साथ करते रहो, छोटा स्टॉप लॉस लगाओ, छोटा टारगेट लगाओ। जैसे आज आपको रेंज मिल गई है 23,500 के स्टॉप लॉस की, 23,300 के स्टॉप लॉस की, एक दो लॉट ले लो, क्योंकि रिवर्सल कब कहाँ किस रूप में आ जाए भी नहीं मालूम। रही बात आपने जो एफ वाला क्वेश्चन पूछा था, देखिए आशीषा, 22% की लॉन्ग होल्डिंग अभी भी है उनकी, जस की तक है। रिटेल के पास काफी बड़ा होल्डिंग आ चुकी है, 66-67% की होल्ड करके बैठे लॉन्ग साइड पे, और डीआईएस के पास 45% है। आई रिपीट माई सेल्फ, खाली एफ के नंबर आने से कुछ बहुत कुछ नहीं होगा। एफ ऑलरेडी पहले बड़े भी थे, मार्केट ने भी रिकवरी दिखाई, बट रिटेल के हाथ से माल छूट नहीं रहा है, और एफ के माल हाथ आ नहीं रहा है। तो सिस्टम में तो 100 ही रुपए है। अगर उस 100 रुपए में से अगर मेजोरिटी हिस्सा वीक हैंड्स में रहेगा, तो फिर स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास पैसा आएगा कहाँ से? तो इसलिए एफ आई होप सो कि सीएलएसए की रिपोर्ट और एक दो रिपोर्ट्स और भी छपी है, मार्केट्स में आई है, रोटेट हो रही है, आप भी देख रहे होंगे, तो वो इंडिया को लेकर वापस बुलिश स्टांस देख रहे हैं। आई होप सो कि 1-1.5 महीने के अंदर सिचुएशन ठीक हो जाएगी, और वापस हम एफ का फ्लो 51% से ऊपर जब देखेंगे, तो मार्केट रिकवरी मोड में भी आपको दिखेगी। जब तक ये नहीं होता, तब तक आपको अपने लैब ट्रेड जारी करने हैं, एक एक दो दो लॉट ट्रेड करो। नहीं करना चाहो तो भले छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है। बिल्कुल, तो एक एक दो दो लॉट ट्रेड करें, ज़्यादा बड़े ट्रेड्स ना ले, और कुछ लेवल्स है आपके स्क्रीन पर जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी क्या रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो निफ्टी कहीं ना कहीं देखें तो काफी ओवरसोल्ड है प्राइस चार्ट पे, और दूसरी बात है कि जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, ये एक बहुत ही अहम सपोर्ट मार्केट में रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। 23,500 स्पॉट बेसिस वो लेवल है जहां पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बार तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बाजार शायद सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। आपका बाइंग कंफर्मेशन तभी होगा ट्रेडिंग के लिहाज से जब भी फ्राइडे का जो हाई पॉइंट था 23,670 वो ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो पहला संकेत होगा कि कुछ सपोर्ट बन रहा है और एक हल्की सी बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल
एक एक्सपेक्टेशन है कि एक सपोर्ट शायद 23,500 प्लस माइनस 150 पॉइंट बन सकता है। तो लेवल्स आपको देखना है 23,500 का प्लस माइनस 150 पॉइंट फ्रॉम 23,500। रिकवरी करती है निफ्टी शॉर्ट टर्म में 23,750 और 23,800, ये एक ट्रेडिंग रेजिस्टेंस रहेंगे। तो एक ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि शायद एक बाउंस बैक का ट्रेडिंग सिनारियो बन सकता है निफ्टी में। तो ये व्यू बनेगा निफ्टी इंडेक्स में। तो ये रणनीति इंडेक्स लेवल पर, लेकिन अक्षय इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? जी, जिस तरह पे अभी स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं काफी ओवरसोल्ड है, काफी भारी सेलिंग हो चुकी है और यहाँ से तो और शॉर्ट करने की हम रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा व्यू यहाँ पे एक रिकवरी का होगा। तो दो कॉल्स है, दोनों बाइंग की तरफ है। पहला स्टॉक है टाइटन, जो एक सपोर्ट जोन से रिकवर करा था। हल्की सी एक वोलेटिलिटी हमने पिछले हफ्ते देखी, बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक 3265 और 3287 ये दो टारगेट्स के लिए एक बाउंस बैक रैली कर सकता है। स्टॉप लॉस आप 3142 का ये बाइंग ट्रेड में टाइटन में बना के चले। दूसरा रिकमेंडेशन होगा टीसीएस, आईटी मेजर है ये, और कहीं ना कहीं आप देखें तो आईटी स्टॉक्स में एक एटलीस्ट सब आईटी स्टॉक्स होल्ड कर रहा है। तो अगर हल्की सी तेजी आती है तो रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता है, जिसके चलते टीसीएस 4231 और 4252 ये दो टारगेट्स के लिए एम कर सकता है। स्टॉप लॉस ये ट्रेड में आपका बनेगा 4097 का। आईटी सेक्टर से टीसीएस पर खरीदारी की राय और इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर से टाइटन पर भी आपने रणनीति बताई। अक्षय, शुक्रिया समय निकालकर हमारे कॉल्स बताई थी, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। दो स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, आईटी सेक्टर से टीसीएस, यहाँ पर खरीदारी की राय 3265 से 3287 तक के लक्ष्य दिए थे, और इसी के साथ टाइटन पर खरीदारी की राय और टीसीएस पर 4231 से 4252 के लक्ष्य। तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय, टाइटन और टीसीएस। आगे बढ़ते हैं, खबरों और नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं सबसे पहले नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? गुड मॉर्निंग आशीष, आप ये बड़ा लॉन्ग वीकेंड था और ऑफ कोर्स सबके हॉलीडेज थे, और याद रखिए अर्निंग सीजन कंप्लीट हो गया है। जी बिल्कुल, 48 अर्निंग्स था, हमने बताया था थर्सडे को दर्शकों को, और अब जो है 50 अर्निंग्स कंप्लीट हो चुके हैं। लार्जली वीक आए हैं, उतना अच्छा नहीं आया है। हर सेगमेंट की बात कर ले तो हीरो मोटोकॉर्प बात करें, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू और एबिडा की बात करें तो ये अबव एस्टिमेट्स आया है, और ये कंपनी जो है ऑफकोर्स जो रूरल रिकवरी की प्ले है उस पर ज़्यादा फोकस बाजार करेगा क्योंकि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बड़ी है। ग्रासिम की बात करें तो कमज़ोर नतीजे आए हैं, खास करके जो पेंट बिजनेस है वहाँ पे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ज़रूर दिखा, लेकिन एबिडा में जो इम्पैक्ट आया है वो पेंट बिजनेस में के कारण आया है क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स देखने मिल रही हैं। होनासा कंज्यूमर की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आया है, एबिडा लॉस भी बढ़ा है, और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है बिजनेस की उसको भी वो चेंज कर रहे हैं। तो जो है स्ट्रैटेजिकली जो है कंपनी बहुत सारे इनिशिएटिव्स को देख रहे हैं, तो इस चेंजेस के कारण इन्वेंट्री में भी मूवमेंट आया, और इसी के कारण आप देख सकते हैं कमज़ोर नतीजे आए हैं। नज़ारा टेक के भी जो अनुमान से कम नतीजे देखने मिले हैं, अक्रॉस सेगमेंट्स एनालिस्ट एस्टिमेट से कम नतीजे आए हैं। हालांकि अगर अर्निंग्स की बात करें स्ट्रेंथ की तो ग्लेनमार्क फार्मा के आंकड़े अच्छे आए हैं, कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है ग्लेनमार्क फार्मा। वही डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में ज़रूर आई है, हालांकि एनालिस्ट एस्टिमेट से थोड़ी सी मिस ज़रूर हुई है, बट ओवरऑल जो है एक अच्छा स्ट्रेंथ जो है उनकी एसटीएल बिजनेस और आप कह सकते हैं सप्लाई एक्सप्रेस बिजनेस में परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अच्छी परफॉर्मेंस के में जो है मुथूट फाइनेंस को भी नज़र में रखिएगा, जहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम 37% बढ़ा है, और इंटरेस्टिंगली मैनेजमेंट जो एयूएम गाइडेंस है उसको 15% से बढ़ा के 25% कर दिया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है खबरों वाले शेयर्स पे आपको देखने मिल रही है। और याद रखिए अब जो है ऑलमोस्ट 99% अर्निंग्स आ चुके हैं, एक या दो बाकी होंगे एमएनसी वाले, लेकिन अब जो है पूरी अर्निंग सीजन ख़त्म हो चुकी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो सेक्टर स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स हैं, महाराष्ट्र इलेक्शंस के बाद कुछ गवर्नमेंट अनाउंसमेंट रिलेटेड स्टॉक्स हैं, पीएसयू स्टॉक्स हैं, इन पे जो है हमारी नज़र रहेगी आशीष। तो ऑफकोर्स न्यूज़ फ्लो और सेक्टर थीम इस पे बात करेंगे अब हम। बिल्कुल, और नतीजे अक्रॉस द बोर्ड काफ़ी कमज़ोर ही रहे हैं, स्पेशली कंजम्पशन नेम्स, लेकिन इसके अलावा खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहे? जी बिल्कुल आशीषा, सबसे पहले जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके लिए एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आई ओवर द वीकेंड। हम दर्शकों को बताते हैं कि जो लगभग 20 से 18% कट जो है आईजीएल एमजीएल दोनों ने किया है अपनी डोमेस्टिक गैस एलोकेशन को करके। अब इसके कारण क्या होगा, अगर ये प्राइस हाइक नहीं लेते हैं तो इनके एबिडा मार्जिन्स, एबिडा नंबर्स पे जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये जो है नेगेटिव डेवलपमेंट आईजीएल एमजीएल से देखने मिली है।
इसके अलावा हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता, इन स्टॉक्स पे जो है आज एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, क्योंकि चाइना जो है अपनी एक्सपोर्ट टैक्स रिबेट एल्यूमिनियम कॉपर में जो है कैंसिल करने वाली है 1 दिसंबर से। अब इसके कारण क्या हुआ, जो एलएमई प्राइसेस है वो द वीकेंड फ्राइडे को 8.5% भाग गए हैं, और जो एल्यूमिनियम कंज्यूमिंग कंपनीज होती हैं उनमें जो है थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिल सकते हैं, जैसे कि ऑटो, कंस्ट्रक्शन और पैकेजिंग। प्रेस्टीज एस्टेट्स लगभग 52,000 करोड़ का हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे मार्च 2025 में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने मिल रही है। वही डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो जेनरिक मेडिसिन्स जो है यूएस मार्केट में, वहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ की रिकॉल ज़रूर आई है, स्लाइट नेगेटिव रिएक्शन है। हुंडई मोटर्स एजेंसी से खबर आ रही कि कंपनी सीएनजी फ्यूल ऑप्शंस पे ज़्यादा बेट करने वाली, और ये डिमांड रूरल और अर्बन दोनों सेगमेंट्स में देखने मिल रहा है। एबीबी इंडिया, यहाँ पे भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक में आ सकता है। इनको वार्निंग लेटर मिली है सेबी से, जहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग की जो है यहाँ पे लेटर आया है 2 डेजिग्नेटेड पर्सन्स जो कंपनी में हैं। कंपनी ने कहा कि कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं रहेगा, बट याद रखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज खासकर कि एमएनसी कंपनीज को लेके एक रेड फ्लैग ज़रूर रहता है। आइशर मोटर की बात करें तो इन्होंने इंटेंट किया है कि एक कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट ब्राज़ील में बनाएंगे जनवरी 2025 तक, और ये दूसरी जो है असेंबली यूनिट रहेगी ब्राज़ील की। इसके अलावा आखिर में गेल की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे 10 साल का एग्रीमेंट एडनॉक के साथ उन्होंने किया है, जहाँ पे वो गैस डिलीवरी की बात करेंगे, और ये जो है एक स्ट्रैटेजिक अरेंजमेंट भी है। तो न्यूज़ फ्लोज ऑफकोर्स याद रखिए, आईजीएल, एमजीएल और मेटल स्टॉक्स स्पेशली आपके जो है हिंडाल्को, नाल्को और वेदांता पे आज बड़ी नज़र रहेगी। बिल्कुल, कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के लिहाज से आज फोकस में रहेंगे। मेटल स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर नजर रहेगी। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं, और इस बीच हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग। बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है, और इसी के चलते कौन से स्टॉक्स आज फोकस में होंगे? जी बिल्कुल, तो पहले बात करते हैं स्विगी का। इक्विरिस से एक इनिशिएशन रिपोर्ट आया, उन्होंने ऐड रेटिंग दिया, उनको जो टारगेट प्राइस है वो है 450 रुपये का। उनका मानना है कि हालांकि जोमेटो और स्विगी दोनों एक ही मार्केट में कम्पीट करते हैं, अगले 10 सालों में हमें काफ़ी एक डाइवर्जेंस दोनों के परफॉर्मेंस में देखने मिल सकता है, जैसे कि हमें सेम चाइना में नज़र आया था टेंसेंट और अलीबाबा के केस में। उनका मानना है कि जो फूड डिलीवरी बिजनेस है उसका जो जीओवी ग्रोथ है CAGR वो 18% से ग्रो करेगा FY24 से FY29 तक, और उसी के साथ जो एडजस्टेड एबिटा मार्जिन है वहाँ पर भी उन्हें 4% का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नज़र आता है। उनका एक्सपेक्टेड है कि FY29 तक जो एडजस्टेड एबिटा है वो 4.7% टच करे, और वही जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 8.8% छू सकता है। बात करेंगे क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर की, तो CLS ने अपनी रिपोर्ट निकाली, जहाँ पे उन्होंने अपनी जो आउट परफॉर्मेंस रेटिंग है वो बरकरार रखी है, और जो टारगेट प्राइस है वो है 500 रुपये का। उनका मानना है Q2 रिजल्ट्स इन लाइन थे, इसी के साथ जो ग्रोथ है वो भी सस्टेन नज़र आई, और उसी के साथ मार्जिन्स में भी हमें पिकअप नज़र आया। हालांकि जो मीडियम टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी की कंपनी की तरफ से वो एक की फैक्टर रहेगा री रेटिंग कंपनी के लिए, और उसी के साथ उनका मानना है कि कंपनी के पास सेवरल लीवर्स मौजूद है अपनी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए। बात करेंगे हीरो मोटो की, तो नोमुरा की रिपोर्ट है, जहाँ पे उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, और जो टारगेट प्राइस है उसको बढ़ा के कर दिया है 5,805 रुपीज़ का। अगर नंबर्स की बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थे, वहाँ पे हमें जो ग्रोथ देखने मिली अर्निंग्स में वो भी अच्छी देखने मिली, और वहाँ पे जो मार्जिन्स है वो भी उसमें इंप्रूवमेंट उनको थोड़ी सी नज़र आ रही है, और जो वैल्यूएशंस है वो उनको अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। उनका मानना है कि जो अर्ली साइंस नज़र आए हैं रूरल मार्केट से, वो आगे चलकर कंपनी के सेल्स को और सपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट में बात करेंगे मुथूट फाइनेंस की, तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, जो पे उन्होंने अपग्रेड किया है इक्वल रेट रेटिंग पे, और जो टारगेट प्राइस है उसको हाइक करके कर दिया है 1600 रुपीज़ पे। उनका मानना है कि Q2 में देखेंगे तो जो PPOP एस्टिमेशन था वहाँ पे 10% का बिट आया है उनके अनुमान के नंबर्स से, और वहीं उनका मानना है कि जो एनवायरनमेंट है ओवरऑल मुथूट फाइनेंस के लिए वो बढ़ता ही अच्छा होते जा रहा है। उसी के साथ जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है वो अभी भी कंसर्न बना है, जिसकी वजह से उन्होंने ओवरवेट रेटिंग नहीं दिया है और इक्वल रेट रेटिंग दिया है। और उसके अलावा जो हाई बैड लोन रेशियो है नॉन गोल्ड बिजनेस में, वो एक कंसर्न हो सकता है मुथूट फाइनेंस के लिए, कि उसमें वो डाइवर्जेंस कैसे करेंगे, डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे, वो एक कंसर्न हो सकता है कंपनी के लिए। तो मुथूट फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, CG कंज्यूमर और स्विगी जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रोकरेज रिपोर्ट के लिहाज से आज एक्शन दिखेगा। लेकिन इस बीच कमोडिटी मार्केट में भी काफ़ी एक्शन है। रवि दियोरा अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो ऑल टाइम हाई लेवल से काफ़ी गिरावट दिखी है। इसी के साथ कच्चे तेल और एल्यूमिनियम में भी आज सुबह न्यूज़ निकल कर आई है। बताएं रणनीति क्या बनानी चाहिए? जब से एल्यूमिनियम में लास्ट रनिंग सेशन में हम ओपन थे ये न्यूज आ चुके थे और 5% की तेजी ग्लोबल मार्केट में थी।
तब थोड़ा वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखें एल्यूमिनियम में। उसके अलावा आज अगर ध्यान रखना है तो गोल्ड एंड नेचुरल गैस दोनों पिक रहेगी। गोल्ड दिसंबर वायदा बाय करें 74,400 के टारगेट के लिए और 73,470 के स्टॉप लॉस के साथ। नेचुरल गैस बाय करें, टारगेट रहेगा 248, स्टॉप लॉस वुड बी 233। बिल्कुल, तो ये रणनीति कमोडिटी मार्केट पर। रवि, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी राय बताने के लिए। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 90 अंकों की गिरावट के साथ 23,515 के आसपास। याद रखें शुक्रवार और पिछले हफ्ते में कमजोरी दिखी थी और आज भी कमजोरी के संकेत हमारे बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।